गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज इस बड़ी प्यारी सी दोपहर है वैसे तो, लेकिन ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे आज शाम हो, बड़ा प्यारा सा मौसम है बाहर। से इस खूबसूरत से मौसम में हम आप सबका आज के इस पेरेंट्स वेबिनार में स्वागत करते हैं। बहुत सारे वेबिनार हम इससे पहले भी कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी रहा है। इस वेबिनार के जरिए हमने कोशिश की है कि हम पेरेंट्स के जो सवाल हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में जिसमें हम आज हैं कोरोना की वजह से, उन सब के जवाब दे पाएं, उनको बता पाएं कि इस पूरे माहौल में जब उनके बच्चे घर हैं, स्कूल बंद हैं, किस तरीके से पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से schools are also equipped to help them। तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, बच्चों को हर तरीके से पहुंचने की बच्चों तक कोशिश कर रहे हैं और पूरी टीचर्स की तरफ से ये प्रयास जारी है कि हम किसी भी जिसे कहते हैं वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न टू रीच आउट टू द चिल्ड्रन। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो मदद हम पहुंचा सकें वो पहुंचाएं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई और एससीईआरटी की तरफ से भी ये पूरी कोशिश है कि अभिभावकों को भी हम वक्त वक्त पर संबोधित करते रहें, उन्हें बताते रहें कि हम क्या उनके लिए भी कर रहे हैं और स्कूल और उनका एक जो तालमेल है वो बना रहे। उसी सीरीज में आज, जैसा कि आपने टाइटल से समझ ही लिया होगा, आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से स्कूल अपने आप में एक घर है और हर टीचर जो है, सॉरी, स्कूल घर है ऑब्वियसली, लेकिन किस तरीके से घर को भी आप एक स्कूल की तरह देख सकते हैं और किस तरीके से हर पेरेंट जो है वो एक टीचर है। कहते भी हैं कि पेरेंट हर बच्चे का पहला टीचर होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वी लुक अप टू द टीचर्स ओनली फॉर एवरीथिंग। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बच्चे घर में बैठे हैं और आप ही लोगों को बहुत सारा जो टीचर का रोल है वो भी निभाना है। तो उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ दो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान भी हैं दोनों बहुत, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं शायद। तो दो बहुत बढ़िया लोग हैं हमारे साथ जिनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से, आप बहुत सारे लोग शायद मैम को जानते भी होंगी, मैम मोनिका चावला। वो सेंट जोसेफ स्कूल जो सेक्टर 44 में है उसकी प्रिंसिपल हैं। हमारे सीओई चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट या यूटी चंडीगढ़ के लिए ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर फयाज अहमद जो कंटेंट डेवलपर हैं, कंटेंट डायरेक्टर हैं प्रथम फाउंडेशन के, जो हमारे साथ काम कर रही है। प्रथम फाउंडेशन बहुत सारी जगह पर जो है, बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे स्कूल्स और बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। और अब हमने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ भी काम करें और चंडीगढ़ के लोगों को भी उससे फायदा पहुंचे। तो they have readily agreed and we are so happy to have them with us। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी उतनी प्रसन्नता और खुशी महसूस करेंगे कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनके काम करने का तरीका भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं फयाज जी और मोनिका मैम से अब रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का सेशन वो लें, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो बातें नहीं तो करते रहूंगी। तो आज मेन काम इन दोनों का ही है, सो आई विल रिक्वेस्ट देम टू टेक यू थ्रू दिस सेशन। और आफ्टर दिस सेशन वी विल टेक अप द क्वेरीज फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स हु आर हियर विद अस ऑन जी मीट। ड्यू टू लिमिट ऑन जी मीट हम सभी पेरेंट्स को यहाँ पर नहीं बुला पाते हैं, इसलिए ये सेशन यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, जिसको काफी सारे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो लाइव देख रहे हैं। और जो पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सेशन के अंत में हमसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। ओवर टू यू फयाज जी एंड मोनिका मैम। थैंक यू अंजलि मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें ये मौका दिया। और जो भी हमारे दर्शक, हमारे साथी, हमारे पेरेंट्स, अभिभावक हमसे जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हमसे बातचीत करने के लिए हमें ये मौका दिया है। तो मैं और मोनिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम लोग अगले कुछ देर तक जो है थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और जैसा कि आज का विषय है कि एवरी होम अ स्कूल, एवरी पेरेंट अ टीचर।
हर घर जो है वो स्कूल है, और आज के संदर्भ में तो और भी इसका महत्व ज्यादा अहम हो गया है, इसलिए कि स्कूल बंद है और हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। जैसे कि अंजलि मैम ने कहा कि मौसम आज का सुहाना है, तो इसी सुहाने मौसम का फायदा उठाते हुए हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि ये सुहाना मौसम जो है ना हम लोगों पे हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बना रहे, और जो तकलीफें, जो परेशानियां, जो पैंडेमिक हमारे ऊपर हैं, वो जल्द से जल्द हम इससे छुटकारा पा लें। ये पैंडेमिक है, हमको इसको स्वीकार करना ही है, लेकिन उसमें जो है, जो सबसे ज्यादा जो लॉस है सब पे हुआ है, आर्थिक से लेकर, आर्थिक स्थिति से लेकर के जो जो बाकी जो है पढ़ाई लिखाई पे भी इसका ज्यादा असर पड़ा है, और खास करके हमारे बच्चों पे हमारी जो ज्यादा असर पड़ा है वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 1 साल से जो है स्कूल बंद है, और हम सभी जो है ना बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो ये जो पढ़ाई का जो लॉस हुआ है, ये बहुत लंबे तक इसका असर रहेगा। इसको कम करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को घरों में जो है उनको ज्यादा से ज्यादा मौके, अवसर दिए जाएं, ताकि जो कमी, जो दिक्कत, जो परेशानी बच्चों को हुई है या हो रही है, उसे वो उसको कॉप अप कर सके, उससे बाहर निकल सके। साथ ही हम सबको जो है ना इस पूरे इसमें 2 तरह की जो चीजें हो रही है, एक तो हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो तो है ही है, दूसरी जो समस्या है वो है एकेडमिक हेल्थ को लेकर के। पढ़ाई लिखाई में बहुत गिरावट आ रही है बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे इसका सीधा असर पड़ रहा है, इसलिए कि स्कूल बंद है। जो हमारे शिक्षक जो बच्चों को लगातार जो सहयोग दे रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, बढ़ा रहे थे, उसमें रुकावट आ गई है। अब इस रुकावट को दूर करने के लिए घर में ही कैसे उसको मदद दी जाए, कैसे मदद कर सकते हैं, इस पे आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर पे कैसे बच्चों को मदद की जा सकती है। जिनके यहाँ संसाधन है उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन जिनके यहाँ संसाधन नहीं है, जिनके घरों में वो सुविधा नहीं है, वो मौका नहीं मिल पा रहा है, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे अपने बच्चों की मदद करें। तो आज हम इन दोनों मुद्दों को, जहां जिनके पास संसाधन है, जिनके घरों में ये सुविधाएं हैं कि स्कूल बंद होने की स्थिति में भी बच्चों को मौका मिल सके, बच्चों को सहयोग मिल सके, वैसे उसमें क्या क्या हो सकता है उस पर भी बातचीत करेंगे। और वैसे घरों में जिनको लगता है कि हम वो सहयोग नहीं कर सकते, पढ़ने पढ़ाने का और सीखने सिखाने का जो तरीका है वो स्कूल में ही उपलब्ध है, उनके लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे कि ऐसा नहीं है, सिर्फ स्कूल ही माध्यम नहीं होता है। स्कूल से बाहर भी हम अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने आसपास से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप सबसे भी सीख सकते हैं। और कैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बहन मदद करेंगे, हम इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 2 तरह के जो है संसाधन हमारे पास है आज के संदर्भ में स्कूल बंद होने की स्थिति में। एक तो ये है कि हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेस है। ये डिजिटल रिसोर्सेस मोबाइल के जरिए हो या इंटरनेट के जरिए हो, ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध होती है। इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम जो है उसको अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जानकारी, अपनी सोच, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। दूसरे है कि जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है हमारे आसपास, लेकिन हमारे आसपास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के याददाश्त हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके जो अपनी मेमोरी है, उनसे अगर हम कुछ चीजें को जोड़ पाए तो वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल, बहुत लाभदायक रिसोर्सेज हो सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कैसे हम बच्चों की मदद करें अपने घरों में। आमतौर पे ये कहा जाता है कि स्कूल ही ये सीखने सिखाने का संसाधन है, एक माध्यम है,
और उसमें खास करके जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह वही जो है बच्चों के पढ़ने लिखने और बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग और उस पे किसी पार्ट पे विचार विमर्श करने की क्षमता विकसित कर सकती है। Why is critical and creative thinking emphasized? इसमें सिचुएशन में अगर देखें तो इनको जानने के लिए हम मोनिका जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि उनके क्या विचार हैं, क्यों जो है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और वो हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये सिर्फ स्कूल में सीमित है, क्या ये सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीमित है, या इसका पैमाना या ये बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पे दिखाई देता है? मोनिका मैम। Thank you, sir. A very warm good afternoon to all, Dr. Fiaz, Anjali ma'am, and all the wonderful participants, dear parents. So, sir, the question is very valid, and we are talking about critical thinking. So, I would just like to move on to the next slide to explain the meaning of the same. उससे पहले I would just like to speak a quote that, you know, the people who work with two hands, उन्हें हम workers कहते हैं. And when the people work with hands and intelligence, we call them craftsmen. But when the people work with their hands plus intelligence and their heart, they are called artists. And parenting is a very fine art, and we are here to just talk about the same and discuss about the nuances of the same. And when we talk of critical thinking, ये कुछ नया नहीं है. इसमें आप सब जानते हैं, you have been talking with your children about the power bills, you have been talking about recipes, how ratio and proportion. This is the recipe for 2 people. Beta, can you let me know what should be the recipe or the proportion or ratio of the ingredients if I want to prepare it for 4 people? Or if we are going for shopping and we are getting discounts 50% or 40% plus 10%, what is a better deal for me, beta? Can you help me to know that? These are just critical thinking. Anything we are talking about with a 360-degree view, just not what the person is trying to convey us, but also around it. Seeing it above, seeing it below, seeing it from all sides to understand what is the analysis of the information. I'm sorry. And then research questionable statements presented as facts. At times, there are facts which are questionable, so the child should have the curiosity to ask. For example, what should be the units used when we are measuring the height of the switchboard on the wall, or the height of the electricity pole, or the solar lights on the roadside, or the height of the hill, or the height of the mountain? Will the units vary? How the units will differentiate? Another important thing, we can also talk about, most importantly, suppose your refrigerator is not working from last 2 days. So what was the unit consumption, you know, by the refrigerator, and how much it's going to affect the power consumption this month? How the bill is going to change? What is the cost per unit? Even if we sit with the electricity bill, we are talking about critical thinking. We are trying to tell the child, let's see beyond the words. Let's see how we can analyze or diagnose the information given on this piece of paper. So critical thinking, curiosity और creativity ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में बहुत बहुत जरूरी हैं. More than the scores on your card, it is your critical thinking. और वो क्या चीज है? जब हम कोई भी gathered information या generated information जो कि communication के द्वारा या observation के द्वारा, reflection reasoning के द्वारा या हमारे personal experience के द्वारा हम gather करते हैं, उसमें क्या बच्चे में या हम में एबिलिटी है कि हम उसको इमेजिन कर सकें, फर्दर सिंथेसाइज कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें, माप तोल कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें, जो भी हमने सुना, देखा या एक्सपीरियंस किया या बात की, और या फिर उसको एनालाइज कर सकें. दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से या फिर रीजनिंग रिफ्लेक्शन से मिलती है, उसको हम क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं. ये क्रिटिकल थिंकिंग है. और इसका कोड बना है IC और कोर. तो IC, I for imagine, S for synthesis, E for evaluation, A for apply and A for analyze. और core is C for communication, O for observation, R for reflection, reasoning and experience. Now,
ये ऐसा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कल को सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा. इफ यू सी द जॉब सिनेरियो और द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे आर लुकिंग फॉर दिस स्किल ओनली. They're looking for critical thinking and creativity. How critically a person can think and how creative or innovative the person can be. That is what is going to decide how your child is going to prosper. So more information is available, you all know. The information is flooded all around. Our mobiles have a lot of it. Our laptops have. We have so many search engines. We can find a lot of data for a single word. We can find so much of information. But how much is true? And how much is fabricated? How much is a propaganda? ये एप्टीट्यूड जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो हम उन्हें क्रिटिकल थिंकर बना रहे हैं. सो जहां पर इंफॉर्मेशन ओवरफ्लडेड है, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज false. Then we have to encourage our children to ask questions, analyze the information, break it into pieces, and also develop the skills to recognize the facts कि इसमें से कौन सा पार्ट receivable है, acceptable है और कौन सा part acceptable नहीं है. This is going to be the most vital skill. I'll give you a very small example of this. Critical thinking with images. Suppose you are sitting in a waiting area or you are on a cup of tea with your family and you have a newspaper in front of you and there is a picture you can see. Let your child be asked, क्या 3 captions आप इसे दे सकते हैं बेटा? Can you give some title to this image besides what the editor has given? Then, who are the people in the picture? आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं? ये जो 2 लड़कियां बीच में दिखाई दे रही हैं, ये क्या सोच रही हैं? और जो राइट पे आपको गर्ल दिखाई दे रही है बेटा, व्हाट डू यू थिंक शी इज फीलिंग? और आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रही है? व्हाट शी इज फीलिंग एंड व्हाट शी इज थिंकिंग. और ये पिक्चर आपको क्या लगता है कहाँ ली गई है और ये बच्चे क्या काम कर रहे हैं? और व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड? इस पिक्चर को लेने से पहले क्या ऐसा हुआ होगा कि ये मोमेंट क्रिएट हुई? और टीचर को इस समय क्या करना चाहिए? डू यू थिंक टीचर सस्पेक्ट्स एनीथिंग? क्यों और क्यों नहीं? Let it be open-ended questions. Let them answer in yes or no, whatever they feel. Let them speak out their feelings. Why are the 2 girls looking at the girl at the right? Then what do you think would have happened after? इस पिक्चर को लेने के बाद क्या हुआ होगा? How the incident would have happened or concluded? इसकी एंडिंग क्या रही होगी? Have you ever felt like people in this picture? क्या तुमने कभी, आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया है as a middle बेंच गर्ल्स और राइट हैंड गर्ल? क्या आप उस सिचुएशन में कभी आए हो? अगर हाँ तो प्लीज डिस्क्राइब करो. या फिर इफ यू वर सिटिंग इन दिस पिक्चर, आप क्या करते? व्हाट यू वुड हैव डन? या आप द गर्ल ऑन द राइट जो है उसे आप क्या कहते? व्हाट यू वुड हैव सेड? एंड इफ दिस पिक्चर वाज ऑन द फ्रंट ऑफ अ बुक, अगर ये फ्रंट बुक का कवर पेज होता तो इस बुक का टाइटल क्या होता? व्हाट कुड हैव बीन द टाइटल? सो वी आर जस्ट मोटिवेटिंग देम टू थिंक critically, and also while handling our budgets, handling our power bills, handling our kitchen recipes, we are actually involving them to help us find out the critical thinking skill within them. So with this, sir, I think I have explained it. I would like to pass it on to you now, sir. थैंक यू मोनिका मैम. थोड़ा सा इसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो थिंक क्रिटिकली है, तो क्या इसको इस तरह की कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी गहराई में जाकर के उसको देखा जाए. एनालाइज, जिसको आप विश्लेषण करने की बात कह रहे हैं, एनालिटिकल होकर के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर, आलोचनात्मक. कि ये जो आप बड़े अच्छे से बता रही थी कि 2 बच्चियां जो हैं वो पीछे की तरफ मुड़ करके हंस रही हैं, जबकि एक बच्ची जो सामने आगे की तरफ है वो उसका कुछ और उसका रिएक्शन है. तो वो अब जानना जरूरी है कि वो क्यों, उसका रिएक्शन ऐसा है, वो बच्ची इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, क्या उसको फील हो रहा है. तो सिर्फ किसी चीज को देख लेना और नजरअंदाज कर देना ही काफी नहीं है, या किसी पार्ट को पढ़ लेना ही काफी नहीं है. उसकी गहराई में जाना जरूरी है और उस पर सोच विचार विमर्श करना जरूरी है. Yes. ये कह रहे हैं मैम. And even when we are watching television and there are some advertisements which are claiming, two big things. So there also parent can always ask the child, do you think it's true, beta? Or they are just trying to win our hearts, or they are trying to create that temptation amongst the viewers. So there are lot many places within this, home where we can actually trigger their critical thinking cells. Very good. तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो भी
हम पिक्चर देख रहे हैं या कोई भी इमेजेस हमारे दिमाग में आ रहा है या हम कुछ पढ़ रहे हैं, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों इस पर रिएक्शन हो रहा है, और यहीं से शुरुआत होगी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की। यस, थैंक्स अ लॉट मैम। मेरा अगला सवाल मैं थोड़ा सा जानना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि आजकल जिस तरह के ये हो रही है, स्कूल बंद है, हमारे बच्चों के पास जो है ना आमतौर पे टेक्स्ट बुक एक माध्यम हुआ करता है, संसाधन रिसोर्सेज होता है। तो ऐसी सूरत में जब स्कूल बंद है तो घरों में हम किस तरह के संसाधन को देखें कि वो संसाधन जो है ना, वो रिसोर्सेज जो है ना, बच्चों को पढ़ने लिखने, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण करने की क्षमता या आलोचना करने की क्षमता विकसित हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या गतिविधि हो सकती है, कैसे घरों में जो है पेरेंट्स, अभिभावक उनकी मदद कर सकते हैं? Sir, allow me to change my slide here because I have collected some suggestions for the parents how home can be turned into learning spaces. And इसमें inculcating creativity sir, क्योंकि critical thinking और creativity का बहुत एक अच्छा नाता है. These are two interrelated terms. The one who's creative will be a critical thinker, and one who's critical thinker will have a certain element of creativity. So to inculcate creativity, it is always encouraged that suppose you're looking for a shoe rack and you have a small flat, small space to accommodate. You can tell your child, beta, can you sketch out the design? What kind of shoe rack we should order, which can be, which can fit into this place and can also accommodate the kind of load we want to adjust into. Or, if you're trying to have a good wardrobe design for your child, beta, can you just help me with the design? What do you think should be the design of your wardrobe where everything can fit in? So whatever needs or planning we do for home, let us start it from child. They are very good at creativity, and if we try to give them more tasks of this kind, they will actually come up with wonderful ideas. So then play strong games. It's very important for us to give them certain list of animals or certain list of vegetables or condiments and ask them the questions. बेटा आप इन animals को sort out कर सकते हो? चलो हम ऐसा करते हैं, इनको sort out करते हैं, इनमें से कौन से हैं जो hibernate करते हैं? Based upon their life cycle, their lifespans, their means, their way of reproduction or their diets, what kind of habitat they belong to, what kind of adaptations they have. अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर उन एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, विच कैन बी यूज्ड एज अ गेम. सिमिलरली वेजिटेबल्स जो हम कंज्यूम करते हैं, सैलड्स जो कंज्यूम करते हैं, वी कैन से बेटा कौन से आपको लगता है इसमें से क्लाइंबर्स हैं, कौन से आपको लगता है दे आर जस्ट हर्ब्स और दे आर जस्ट प्रॉपर प्लांट्स, आपको कौन से लगते हैं कि अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. So they can always classify the given list, and that will help them to think beyond what is there on their plate. They'll get to know what is the source of this food which I'm eating. Similarly, real problem pretend play, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसमें जो भी हमें लगता है हमारे आसपास प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्टबल बर्निंग की है, वाटर क्राइसिस की है, पावर क्राइसिस की है, तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा जस्ट इमेजिन कि अभी हम वाटर स्कैर्सिटी में आ गए हैं. वी आर इनटू अ सिचुएशन वेयर वाटर इज वेरी स्कैर्स एंड वी आर रियली सफरिंग ऑल ऑफ अस. व्हाट डू यू थिंक कैन बी द वे टू कम आउट ऑफ इट? सो इट इज काइंड ऑफ रियल प्रॉब्लम प्रिटेंड प्ले चल रहा है, जहां बच्चा सॉल्यूशन फाइंडर है और वो प्रपोज कर रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं. एंड देन एट द एंड द पेरेंट कैन आल्सो आस्क कि बेटा व्हाट डू यू थिंक यू कैन प्ले, व्हाट रोल you can play as a child to help us avoid this kind of crisis or help solve this kind of world problem or global problem. So this way the child will get engaged critically to think about ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, कहाँ से हम इसके सोर्स को क्रिएट किया जा सकता है, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल, विच इज क्वाइट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल. तो ऐसी डिस्कशंस जब घर में होंगी, द चाइल्ड विल एक्चुअली फील मोर कॉन्फिडेंट एंड विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन डिस्कशंस ऑफ दिस काइंड. तो वो एक एडिक्शन सी हो जाएगी उनको. जिस दिन डिस्कशन नहीं होगी तो बच्चा बोलेगा ममा आई वांट टू डिस्कस सम गुड टॉपिक टुडे, गिव मी समथिंग गुड टू सर्च ऑन सो दैट वी कैन सिट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड discuss about it, and I'm sure I'm going to give the best points. So वो धीरे धीरे बच्चे में confidence आ जाता है. Then inspire thinking. Whatever question we ask the child, whatever the child is answering, उसे बोलें कि बेटा अपने आंसर को दोबारा सोचो.
That is called metacognition. When what you are thinking, you are rethinking about it, what I thought, and then you are assessing it whether I was right or wrong, or whether there was some possibility of, changing my answer or could have been better. So the child is trying to analyze his answer himself. So that also is a beautiful way of instilling the critical thinking skill within a child. Let them hypothesize. This is very important. Whenever we ऐसे जैसे आपने अभी बोला सर, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट. आपने एग्जांपल दिया कि हम बीच में रुक के अगर पूछें कि आगे इसके क्या होगा, वी आर वाचिंग अ मूवी, वी आर वाचिंग अ प्ले, वी आर रीडिंग एन आर्टिकल, वी आर रीडिंग अ स्टोरी टुगेदर, or we are watching some social media message, we can just stop it in between and just ask the child, what do you think is going to be the ending? According to you, what message they are trying to convey and how they could have concluded this video message, and if you were the one to make it, how you could have concluded. So the child is getting a chance to think what according to him is right and wrong. So he's again trying to evaluate the things in front of him, analysis, evaluation, and what we call synthesis. तो जब उसने एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया और फिर उसने सिंथेसाइज किया कि मैं होता तो मैं इस वीडियो को ऐसे एंड करता. देन सर, इफ यू रिमेंबर, देयर इज अ ब्यूटीफुल गेम, 20 क्वेश्चन गेम, आपको याद होगा कि मैं आपको बोलूं कि सर आप कुछ इमेजिन कीजिए कोई एक पर्सनैलिटी फ्रॉम द पॉलिटिकल एरिना ऑफ इंडिया. जस्ट इमेजिन अ पर्सनैलिटी एंड यू विल इमेजिन, एंड देन आई विल आस्क यू 20 क्वेश्चंस व्हिच यू ओनली हैव टू आंसर इन टर्म्स ऑफ यस और नो. तो आप उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगे और मुझे उस पर्सनालिटी को गेस करना है. तो ये गेम हर फैमिली पूरे वीक पर्टिकुलर थीम पे खेल सकती है. लाइक फॉर अ वीक दे कैन टेक ओनली इंडियन प्लेयर्स, next week they can take only scientists, next week they can take Nobel Peace Prize winners, next week they can take some other kind of personality or object or place, or maybe anything they feel like. Even what we say endangered species की बारी आ सकती है, extinct species की बारी आ सकती है. Whatever they feel like they can talk about. Where the child is, what he's doing, he's trying to synthesize questions to be able to solve a problem. So problem solver, decision maker and critical thinker all together at the same time. और एक से छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दूंगी. This is how we can, this is just a slide showing कैसे न्यूज़पेपर को एक टीचिंग एड के तौर पे यूज किया जा सकता है. It can actually help us very well. इसमें प्रथम सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई थिंक आप एक बहुत अच्छा एनेक्डोट सुना रहे थे, तो क्या आप प्लीज सुनाएंगे वो, सो दैट उसके बारे में. बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो इसके बारे में, मैं जब भी न्यूज़पेपर की बात होती है, समाचार पत्र की बात होती है, तो मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ. बहुत नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए. जब मैं स्कूल में था और मुझे लगता है कि मैं 5वीं 6ठी में था, उस वक्त से ही जो है ना एक आदत बनी हुई थी. उस वक्त तो मुझे प्रेशर लगता था, अरे क्या है, सुबह सुबह जो है ना, सुबह 7:30 से लेके 8:30 बजे तक एक तरह से ड्यूटी थी मेरी. तो बेसिकली मैं जिस लोकेलिटी में रहता था वो बहुत ही वर्किंग क्लास के लोग थे, काम करने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, डेली मजदूरी करने वाले लोग रहते थे वहां पे, और मैं उसी जगह रहता था. तो सुबह में जब थोड़ा सा फ्रेश होकर के बैठता था तो कोई भी जो है ना, हमारे बहुत सारे अंकल हुआ करते थे, वो न्यूज़पेपर लेकर के आ जाते थे और बोलते थे इसको पढ़ के सुनाओ. अरे क्या है, सुनना है आपको और पढ़ने की जिम्मेदारी मुझ पे. लेकिन उनको सुनना है, उसमें से मैक्सिमम, बल्कि कहा सकते हैं 99% ऐसे व्यक्ति थे जिनको पढ़ना नहीं आता था. लेकिन उनकी ये विशेषता थी, ये खासियत थी कि वो न्यूज़पेपर जो है ना सुनना चाहते हैं. एक ही सोर्स संसाधन हुआ करता था खबरों के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो मुझे ला करके देते थे और मेरा काम होता था कि जोर जोर से मैं पढ़ के सुनाऊं. और खास करके एडिटोरियल जो हेडलाइन होता था, मुख्य समाचार होते थे, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है. हेडलाइन के अलावा जो एडिटोरियल संपादकीय होता था उसको भी पढ़ना होता था. तो मैं लगता था कि एक थोड़ी सी ऐसा भी होता था कि मैं राजा की तरह जो है ना बीच में बैठ जाता था और चारों तरफ जो है ना 20-25 लोग मुझे सुनते रहते थे. और जब मैं न्यूज पढ़ता था, समाचार पढ़ता था, तो सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस से सुनते थे. अचानक किसी को लगता था ये वाला जो तुमने पढ़ा है उसका मतलब क्या हुआ. भले एक तो फिर यहाँ पे आता था, एक तो पढ़ के सुनाओ, ऊपर से सवाल भी, इनके सवाल का भी जवाब दो. तो बहुत अजीब सा रिएक्शन होता था. लेकिन और वो पूरा न्यूज जो है ना, वो 1 घंटा तक मेरा काम होता था कि मैं उनको अलग अलग जो खबरें होती थी, समाचार होते थे, मैं उनको पढ़ के सुनाता था. और उसके बाद मैं चला जाता था अपने स्कूल में या ट्यूशन पढ़ने के लिए.
पता ये चलता था कि बाद में जो है ना लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो खबर पढ़ी गई, ये जो न्यूज था, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे क्या, फलाने कंट्री में जो है ना ऐसे बात हो रही थी, ये क्यों कहा गया, इसके हमारे संदर्भ, तो पूरा उस पर डिस्कशन हो जाता था। उस वक्त तो मुझे लगता था कि ये क्या मतलब है, मेरा इससे क्या लेना है। लेकिन आज लगता है कि वो जो न्यूज़पेपर का कि हमारे लिए भी है कि किसी चीज को गहराई से जानना, और उस पे जो आप बार बार कह रहे हैं कि एनालिसिस और सिंथेसिस करना, विश्लेषण करना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं था, उस पर गहराई से सोच विचार करना बहुत जरूरी है। ये मुझे अपने स्कूल दौर में अपने परिवारों से, अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से सीखने को मिला था। थैंक यू सो मच सर। आपसे जब भी ये किस्सा सुना जाता है उतना ही मजा आता है। यू आर अ वंडरफुल नरेटर। देयरफॉर आई फेल्ट कि यहाँ पे पेरेंट्स के साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। तो अभी हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर को रिच लर्निंग रिसोर्स कैसे यूज किया जा सकता है। रीड आउट लाउड एक तरीका है जहां स्टूडेंट्स को कहा पेरेंट्स बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा जस्ट रीड दिस आर्टिकल फॉर मी। सो द चाइल्ड विल डेवलप द फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग, विल बी एबल टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन, will be exposed to a different kinds of words, vocab उनकी enrich होगी, और साथ ही साथ उनकी स्पीड बनेगी, उनकी कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज होगी। कॉम्प्रीहेंशन इज कि जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको कितना समझ रहे हैं। सो कई बार हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं बिना समझे। सो जैसे जैसे बच्चों की रीड अलाउड एक्सरसाइज हम करेंगे न्यूज़पेपर्स को लेकर, स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रीहेंशन एफिशिएंसी दोनों साथ के साथ इंप्रूव होंगी, including the enrichment in their vocabulary also. They will be introduced to new words. Second is headline Scrabble. इसमें पेरेंट्स हेडिंग्स को काट के डिफरेंट वर्ड्स में उनको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इन वर्ड्स को दोबारा फिट करो और देखो कि ऐसी कोई और हेडिंग बन सकती है which is having the same meaning. You have to construct the same meaning using the same words, but you can change their sequence. At the same time, we can also tell them, बेटा can you propose any other heading of your own? आप words अपनी तरफ से generate कीजिए, try to pick words from on your own and give me the same essence of that heading. Then expand your vocabulary. इसमें हम उनको एक अल्फाबेट दे सकते हैं, उस अल्फाबेट से जितने भी लेटर्स न्यूज़पेपर में हैं, they have to find out them and see कितनों के मीनिंग उन्हें आते हैं और कितनों के नहीं आते, and then they can be asked to learn 2 to 3 words every day, so that at the weekends they are just revising those few words which they have learned during the week. So that is also a very good method of doing it. Then next is newspaper puzzle. यहाँ पर जो भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको लगता है कि बच्चा अगर पढ़ेगा, सपोज किसी एक्सटिंक्ट स्पीशी के बारे में आया है, या पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीजिंग के बारे में आया है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, या न्यू कोई एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल आया है, तो वी कैन जस्ट पिक एनी गुड आर्टिकल विच इज रेलेवेंट फॉर द चिल्ड्रन और उसको आप पीसेस में काट दीजिए, जस्ट स्प्लिट देम इनटू पीसेस, और बच्चे को बोलिए कि बेटा जस्ट इसको पढ़ो और कोशिश करो कि इसको उसी सीक्वेंस में अरेंज कर दो जो इसका ओरिजिनल सीक्वेंस है। तो चाइल्ड विल ट्राई टू पुट द थिंग्स टुगेदर। तो उसमें एनालिसिस, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस तीनों इन्वॉल्व होंगे। देन कैप्शन एक्टिविटी, ऑफ कोर्स हम कोई भी आर्टिकल, कोई ग्राफ, कोई पिक्चर जो भी न्यूज़पेपर में है उनको बोल सकते हैं, बेटा कैन यू गिव अ apt caption for this picture? If you have not read the article, what do you think this picture is depicting? जैसा हमने previous slide में भी देखा था। Picture stories, इसमें the students can be asked to write their own article looking at the photograph, so that they are getting that feeling that I can also write, I can also be a creative writer, I can also think beyond what is visible in the picture, and I can try to dig out a deep meaning. I can go deep and wide to find another meaning to the same picture. So there the students get an essence of creativity. They are able to create on their own. Calculation and news, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एक वर्ड ढूंढा नया जो आपको लगता है आपके बच्चे की डेली लाइफ में बहुत यूज हो सकता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये सीख ले। आपने उस बच्चे को बोला कि इस पेपर में जितनी हेडलाइंस हैं उसमें ये वर्ड है, आप ढूंढो ये कहाँ पर है। जिस पेज नंबर पे आपको ये मिलेगी उस पेज नंबर को आप जितने अल्फाबेट्स इस वर्ड में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने पेजेस इस न्यूज़पेपर में है उससे डिवाइड करेंगे एंड ब्ला 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 ब्ला। आप इस एक्टिविटी के कितने भी स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। दिस इज अबाउट मैथमेटिक्स, दिस इज अबाउट फाइंडिंग द वर्ड, दिस इज अबाउट लर्निंग द न्यू वर्ड एंड ऑल्सो ट्राइंग टू find out the faster ways of calculating. So जितनी आप ये frequently करेंगे students के साथ उतना frequently students will learn to do the calculations. तो कोशिश कीजिए कि beginning में simpler words हो,
छोटे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो उसमें और पेज नंबर भी 1 या 2 हो, so that they are fast in doing it, and gradually you can always look for bigger words. तो धीरे धीरे हम उनकी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, but they will enjoy this kind of method of learning mathematics or calculations. Take my advice. इसमें जो हमारा एडवाइस कॉलम आता है न्यूज़पेपर का, वी कैन ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन एडवाइस, कि आज वो कॉलमनिस्ट है, दे हैव टू गिव देयर ओन कॉलम एंड दे हैव टू राइट अ गुड एडवाइस फॉर द जनरल पब्लिक, लुकिंग एट द सिनेरियो, लाइक यू नो how they can, what they feel is the problem in the present days, like it's corona, spreading very fast like a wildfire, and we can always tell them, what is your view about it, what do you think it's why we are not able to control it, what are the important reasons responsible for the same, and how we can actually become more alert and cautious, what precautions you suggest to the general masses. So the child will look at the situation through his own perspective and will try to give his or her own suggestions. So they can be asked to write on their own advice for the column, and they will really feel like as if they have started getting into creative writing and they are now good at it. So they will slowly and gradually master the art of critical thinking. अब देखिए, अगर हम कोरोना कंट्रोल का लिखवा रहे हैं, they are also trying to analyze जो भी उन्होंने पढ़ा है अब तक, precautions, do's and don'ts, उनका analysis उन्हें क्या बताता है, what do they feel. So when we'll read that article, we'll actually get the essence of what the child is thinking, how much he has absorbed from the information which is floating all around. And this way, the parent can always correct if the child is on a wrong footing, can appreciate the child if the child has actually done exceptionally well, and accordingly, we can help the child to take him through the journey of critical thinking and creative thinking. So over to you, sir. Yeah, thank you. तो इसका मतलब ये है कि हम घरों में रह करके भी जो है ना, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए. वेरी नाइस मैम. थैंक यू. And sir, I would ask one question to you, if you can give me a chance, or would you like to my answer first? ठीक है. बिल्कुल. So there are many homes जहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ हम बच्चों को कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, या पेरेंट्स को कैसे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से तरीके वो अपना सकते हैं बच्चों को हैंड होल्ड करने के लिए एज फार एज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज कंसर्न्ड? बहुत बढ़िया सवाल. हम लोग खास करके रूरल एरिया में काम करते हैं. प्रथम जो है रूरल एरिया में काम करते हैं. लगभग 20-21 स्टेट राज्यों में हमारा काम चलता है, और खास करके उन एरिया में तो ज्यादा काम होता है जहां ये संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं. तो इसीलिए हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे एक पेरेंट, अभिभावक जो है अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं. वो पढ़े लिखे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है. जो उनके अपने नॉलेज में है, जो उनके अपनी स्मृतियों में है, उन्हीं का सहारा लेकर के बच्चे की मदद कर सकते हैं. बहुत सारे मैंने यहाँ पे आपने दिखाया स्लाइड से, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे. अब आपने भी बात की कि जो वेजिटेबल्स के नाम हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सब्जियों के नाम ही नहीं पता है. सब्जियों के नाम अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी वो, और ये लिस्ट बनाने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे घर के सभी हमारे बुजुर्ग जो है ना, सबको पता है कि ये कौन सी सब्जी है, उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या कहते हैं और घर की भाषा में क्या कहते हैं. और फिर उन सब्जियों के भी अलग अलग प्रकार हैं. कुछ सब्जी जो है ना जमीन के नीचे उगती हैं, कुछ ऊपर उगती हैं, कुछ बेल में उगती हैं, कुछ झाड़ी में. तो अलग अलग तरह की होती है. कौन सी सब्जी है, अगर इसको हम किताब में देखेंगे तो बहुत वो, जैसे आपने कहा हर्ब्स और ये इसमें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ जाएगी. लेकिन ये सारे जो डिफिनीशंस हैं या क्लासिफिकेशंस हैं, ये हम इसको समझने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है. घरों में हमारी माँ बाप बहनों को जो है ना, उनको सबको पता है कि और कौन ये सब्जी किस मौसम में होती है, किस मौसम की खास सब्जी है, उसकी क्या विशेषता है, रंगों के नाम.
रंगों की एकदम अनगिनत 7 कलर वैसे हम कहते हैं इंद्रधनुष के कलर, लेकिन अगर उसको हम बारीकी से देखना शुरू करें और कलरों को मिलाएं, अलग अलग कलर से एक नया कलर बनेगा। क्यों बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके रंग की क्या विशेषता है, वो सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें सामान नहीं है। अगर हम उसका लिस्ट बनाना शुरू करें तो हफ्तों लग जाएगा उसकी लिस्ट बनाने में, चाहे वो संसाधन। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये होती है कि हम उसको पढ़ने पढ़ाने का टूल या माध्यम मानते ही नहीं है। जिस दिन हम मानने लगेंगे उस दिन वो हमारे लिए एक संसाधन हो जाएगा। तो हम घर के जो सामान है उसका हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, उसको क्लासिफाई, उसको वर्गीकरण में बदलते हैं। फिर उस पे काफी डिस्कशन हो सकता है। ये कपड़े जो है इसकी इतनी कीमत क्यों है, ये कपड़े की कीमत ज्यादा है, कॉटन अच्छा है कि नायलॉन अच्छा है कि टेली कॉटन अच्छा है, उस पर काफी डिस्कशन हो सकता है। और वो घर में अवेलेबल है। हम घर में पूछ सकते हैं कि गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, और ये कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ये हमारे घरों के बुजुर्गों को, हमारे घर के लोगों को इसके बारे में जानकारी है। कैलेंडर, हर घर में कैलेंडर मिल जाएगा। क्या कैलेंडर से तो एकदम ऐसे बेइंतहा जो है ना एक्टिविटी की जा सकती है। पीछे ही अभी रहते हैं। हाँ मैडम, कैलेंडर तो बाद में आएगा, लेकिन अभी जो है ना कैलेंडर या इस तरह के जो घरों में जो रिसोर्सेज हैं, जो अभी आपने बात की समाचार पत्र की लेकर के, पाठ्य पुस्तक है, ये है घरों के अंदर। हम जब जाते हैं रास्ते पे, अभी निकलना हम लोग ये है कि जितना घर में रहे उतना अच्छा है, लेकिन घरों की खिड़कियों से भी देख सकते हैं किसी का साइन बोर्ड, किसी की दीवारें, किसी के चीजों को, तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, वहां से भी हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उस पढ़ने को देख करके जो है ना हम उस पर एनालिटिकल डिस्कशन कर सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे आसपास, चंडीगढ़ में तो बहुत है, कहते हैं कि प्लांट सिटी है, तो इतने पेड़ पौधे, हरियाली रहती है। पेड़ पौधों के बारे में अगर हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधों के बारे में जानना, सोचना, समझना शुरू करें तो हफ्तों महीनों लग जाएंगे। वो आप उसी को आगे चल करके आप उसको साइंस और के बॉटनी और जूलॉजी में पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, आपका स्पेशलिटी है बॉटनी, तो आप अच्छे से उनको समझाएंगी। लेकिन किसी भी घर के जो इसमें आमतौर पे जो है ना पूछेंगे तो ये पेड़ पौधे, ये इसका क्या नाम है, ये कौन से मौसम में होता है, ये गर्मी में ही क्यों होता है, ये सर्दी में क्यों नहीं होता है, ये घर के लोगों को पता है। ये किसी खास तरह की मिट्टी में ही ये पौधे होते हैं, सब हर मौसम में नहीं होता। ये हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो आसानी से इसको बता सकते हैं। और इसी को जो है ना वो साइंस में आगे चल करके वो साइंस की किताबों में देखेंगे, वो ज्योग्राफी की किताबों में देखेंगे किस मौसम में कौन सा होता है, इसके लिए कितने पानी की जरूरत होती है, पानी ज्यादा होने से नुकसान हो सकता है कि फायदा हो सकता है। तो ये सब तो हमारे किसान, पूरे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा जो है ना किसानों से भरा हुआ है। उस पे तो पूरी साइंस जो है ना उनको पता है, उस साइंस की जो बारीकियां हैं उनको पता है। कविता, कहानी, कौन ऐसे घर में, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे हमारी माता बहनें हो या हमारे जो भाई बुजुर्ग, चाचा चाची, ताता काका, किसी के भी, हर व्यक्ति की कहानियां हैं, हर अपने व्यक्ति के पास अपनी कहानियां हैं। किताबों में जो कहानियां, दिक्कत यह है कि सिर्फ जो किताबों में होती है उसी को कहानी मानते हैं, लेकिन जो उनके दिमाग में है अगर उनको वो कहानी उसको वो पेश करें, वो भी कहानी है। उस पे कहानी को सुनाएं, उस पे बच्चों से सुने, उस पे डिस्कशन करें, बातचीत करें। उनके जमाने में ऐसे हुआ करते थे, ऐसी कहानियां हुआ करती थी। आज के जमाने की कौन सी कहानी है। हमारे दादा या हमारे चाचा या हमारी दादी नानी के जमाने के खेल क्या हुआ करते थे, उनके खेलने का तरीका क्या हो सकता था, वो कैसे खेलते थे, ये सारे की सारी जो चीजें हैं हमारे पढ़ने लिखने और समझने के लिए जो है ना एक संसाधन है, एक टूल है, जिसको घर में कोई भी व्यक्ति घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूछ सकते हैं, उस पर सवाल बना सकते हैं। कोई भी कहानी सुनाइए और उस पर ढेर सारे सवाल, और जिस दिन वो सवाल बच्चे बनाना शुरू करेंगे उस दिन से उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है ना वो डेवलप होने लगेगी, उस पार्ट को समझने की क्षमता जो है ना वो विकसित हो जाएगी। हम
हमारे पास कोई भी चीज है, हम बच्चे को खुद भी जांच सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता है। अगले मैं स्लाइड पे जाने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चलें। असर एक असेसमेंट होता है देश भर में, उसमें ये देखते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ना आता है। हमारे दाहिने तरफ एक छोटी सी कहानी, ये कक्षा 2 लेवल की है। आपको हैरत होगी, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं जो सुन रहे हैं उनको भी जानकर हैरत होगी कि कक्षा 5 में पहुंच जाने के बाद भी असर ये कहता है कि लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो ये सिंपल साधारण सी कहानी नहीं पढ़ पाते हैं। ये हम सब के लिए बड़ा चैलेंज है, हमारे देश के लिए चैलेंज है, हम सब के लिए है, जब अभिभावक है, जैसे शिक्षक, हम सब के लिए एक चैलेंज है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। हम पेरेंट्स होने के नाते हम पूछें कि ये पढ़ के दिखाओ, जो किताब में है वो पढ़ो, क्या पढ़ना आता है, आता कि नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो शिक्षक से भी पूछ सकते हैं कि इतने 4 साल से हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 5 साल से, क्यों नहीं पढ़ना आ रहा है। तो ये जो है ना, वो जैसे ही सवाल शुरू कर देंगे तो बच्चों को भी लगेगा कि अच्छा कोई पूछने वाला है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जरूरी है कि हम घर में इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मैम। असर हमारा ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये असर जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है प्रथम का। हम ये जो है ना एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि जो देश भर में जो है ना हर साल जो है रूरल खास करके हम करते हैं, और उसमें जो है ना एक खास तरह का ये होता है कि कैसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, कि हाउस होल्ड सर्वे होता है। और ये इंटरेस्टिंग है कि ये सिटीजन लेड है, यानी कि ये जो सर्वे है देश के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रथम ने किया या फलाने स्कूल ने किया या फलाने यूनिवर्सिटी ने किया। देश के नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असेसमेंट है या सर्वे है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है। और हम किसी भी ये असर टूल है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आप कोई भी पार्ट उठा लीजिए, कोई भी टेक्स्ट उठा लीजिए। मेरा बच्चा क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में है, उसको पढ़ने आना चाहिए। नहीं पढ़ता तो कुछ प्रॉब्लम है, वो हम पूछें क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको टीचर से उनको संपर्क कराएं कि देखिए कि क्या दिक्कत है। उसमें मुझे पढ़ना होना कोई जरूरी नहीं है, मैं पढ़ पाता हूँ या नहीं होता, लेकिन मैं उनकी मदद तो जरूर कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। वेरी ट्रू। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी कहानी है। हम एक और छोटा सा उदाहरण लेंगे मैम, एक छोटा सा, मैं आप अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक तो ये है कि पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के बाद जो आपने शुरुआत में कहा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, कैसे डेवलप करना है, जब तक उस पर बात नहीं करेंगे वो डेवलप होगा नहीं। वही होगा कि हमने पढ़ा और निकाल दिया, देखा और निकाल दिया। ये कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मैं एक छोटा सा 4 लाइन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा नाम रूपा है, मुझे जलेबी पसंद है, माँ बाजार से जलेबी लाई, हम सब ने मिलकर जलेबी खाई। अब जिसको जो पढ़ना नहीं आता उनके लिए चैलेंज है कि वो पढ़ना सीखे। आपने कहा कि फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों जरूरी है एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। तो किसी ने अगर पढ़ लिया तो अब सवाल आता है कि उसको एनालिसिस किया जाए, उस पर क्रिटिकली इसको। तो आमतौर पे जो आदत बनी हुई है, ये बच्चों की भी आदत है और हमारे कुछ शिक्षकों की भी आदत है, हमारे घर के। अच्छा जी, ये किसके बारे में है? लड़की का नाम क्या था? रूपा। लड़की को क्या पसंद है? जलेबी। माँ कौन जलेबी लेके आए? माँ लेकर के आई। क्या लेकर के आई? जलेबी लेकर के आई, और मिलके। मैं ये चाहता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकती जब इसकी गहराई में नहीं जाते। अब इसी को थोड़ा सा हम डिकोड करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कौन लेकर के आए हैं जलेबी? माँ लेकर के आए। इसका मतलब है कि माँ को जो घरों में समझते हैं कि माँ घर का मतलब घर, ऐसा नहीं है कि वो बाजार से भी जा सकते हैं। वो एक जेंडर पर्सपेक्टिव देता है। हम सब ने मिलकर जलेबी खाए, मिलकर है, कलेक्टिव है। ये कलेक्टिवनेस जो है ना, वो कहां से आएगा? वो उसमें दिया हुआ है, हम कभी इस पे बात नहीं करते हैं। वो जलेबी तो अकेले भी खा सकती थी, लेकिन नहीं, हम सबने मिलकर जलेबी खाई। मिलने पे फोकस दिया गया है।
जलेबी कहाँ से? बाजार से। क्या वो बाजार से, हर बाजार में जलेबी एक ही तरह की आती है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं। अगर आप देखिए तो चंडीगढ़ के ही अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें अलग अलग तरह की जलेबी होंगी। हिंदुस्तान में जलेबियों का तो एकदम, आप उज्जैन की जलेबी के बारे में सोचिए या बनारस की जलेबी के बारे में सोचिए, दिल्ली की जलेबी के बारे में सोचिए या महाराष्ट्र की जलेबी के बारे में सोचिए, अलग अलग जलेबी मिलेंगी। क्या उसकी कोई खास विशेषता है? ये विशेषता कैसे पता चलेगी? ये कैसे हम जानेंगे? कौन बताएगा? क्या जलेबी एक ही तरह से बनती है कि उसके बनाने का तरीका ही है? कुछ लोग कहते हैं बहुत करकरी जलेबी अच्छी लगती है, कुछ सॉफ्ट जलेबी अच्छी लगती है। अरे अजीब सी बात है। कौन सी रूपा को कौन सी जलेबी अच्छी लगी? इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एज ए पाठक जो है ना, एक पाठक होने के नाम, पढ़ने वाले होने के नाते, और जब तक हम इसको सिंथेसाइज नहीं करेंगे, यानी अलग अलग चीजों को हम जोड़ेंगे नहीं कि उनको किस तरह की जलेबी चाहिए, कुरकुरी, करकरी या सॉफ्ट, नारंगी रंग की या पीले रंग की, उसमें जो है ना पनीर मिली हुई या किसी और तरीके से, उड़द की दाल की या चने की दाल की या बेसन की, किस तरह की जलेबी है? सुनते हैं उसके बारे में। अगर जलेबी के बारे में तो लंबी बहस हो सकती है, कहानियों पर, एक कहानी से दूसरी कहानी चलती रहेगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ये सिर्फ 4 लाइन बहुत ही आसान सरल है, लेकिन उस पर अगर हम डिस्कशन करें तो इस पे गहराई में जाने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप बनता है, और बहुत ही व्यापक तौर पे हम इस पे गहराई पे सवाल बना सकते हैं। और उस पे कहते हैं कि कुछ लोग जलेबी जो है ना, सर दर्द को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए भी खाते हैं। ये तो पता ही नहीं है। उसकी पूरी हिस्ट्री है जलेबी को। जलेबी वर्ड जो आया वो कहाँ से आया, क्या उससे पहले थोड़ी सी जानकारी के लिए, जलेबी जो है ना जुलूबिया वर्ड से आया है। अब ये जुलूबिया कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान से आया है कि हिंदुस्तान से पहले? कहते हैं कि 600 साल, लगभग 600 से 800 साल पहले जलेबी के बारे में एक हिस्ट्री की किताब में मिलते हैं। तो हमें जो है कोई भी पाठ हो, वो सरल पाठ हो, और खास करके जो सरल पाठ हो उस पर कठिन सवाल बनाए जाए और गहराई से उस पर विचार करना चाहिए। जितने हम गहराई से सोचेंगे उस पे अलग अलग तरह के डायमेंशन हमारे लिए खुलेंगे। और वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो, कि हर लाइन में क्यों लिखा गया है उसका एक मतलब होता है, बिटवीन द लाइन जिसको कहते हैं। अब उस मतलब को समझना एक पाठक के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई भी घर में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, कभी भी इस पे बातचीत, चर्चा की जा सकती है। जी आगे बढ़ते हैं। और मैं पिछले कई महीनों से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्लान सिटी है, हरियाली है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन हम डैम श्योर के बहुत सारे लोग जो है ना, सबको जो भी चंडीगढ़ में रहते हैं, मैं जब अभी देखना शुरू किया तो इतने सारे फेमस प्लेसेस हैं, और ये मुझे 100% यकीन है कि सारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता होगा। लेकिन पता क्या है? रोज गार्डन देखा? नहीं देखा? हाँ देखा। रॉक गार्डन देखा? हाँ देखा या नहीं देखा? कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कितनी दूरी है, ये इंफॉर्मेशन हो रहा, अच्छा लगता है। लेकिन मैं अगले स्लाइड पे जाऊं, लेकिन क्या उस पे और गहराई से नहीं जा सकते? ये रोज गार्डन जो है उसमें कितने तरह के रोज हैं, कितने तरह के, कितनी वैरायटीज के हैं। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 825 वैरायटीज हैं। अरे बाबा, 825 वैरायटीज के लगभग 32,000 जो है ना ये हैं, फूल हैं। ये तो देखने के बाद तो खत्म ही नहीं होगा। हर की अपनी अपनी विशेषता होगी। उसके बारे में जाने, उसकी पंखुड़ियों के बारे में जाने, उसकी खुशबू के बारे में जाने तो दिन का कि महीनों गुजर जाएंगे। ये रॉक गार्डन जो है, या सॉरी रोज गार्डन जो है ना, कितने एरिया में है, कभी बातचीत नहीं की हमने। वो एरिया उसको क्यों, उसको जो है ना कब बनाया, इसका जो है ना कहते हैं कि इसका नाम जो है ना कुछ और भी है, रंधावा के नाम से जाना जाता है। ये रंधावा जी नहीं सर, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। अच्छा सॉरी, जाकिर हुसैन। हाँ, जाकिर हुसैन, सही कहा आपने। जाकिर हुसैन जी, ऑल्सो नोन एज जाकिर हुसैन रोज गार्डन। जाकिर हुसैन कौन थे?
जाकिर हुसैन कोई भी व्यक्ति हैं? नहीं, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। तो वो जो है वो ये भी तो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। उन्होंने क्या किया, कब बना, ये सारी चीजें जो है ये इसी इंफॉर्मेशन से लिए निकाला जा सकता है। रॉक गार्डन के बारे में अगर आप डिटेल में जाइएगा तो आमतौर पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के जो अंदर की चीज है, इंफॉर्मेशन है कि इसमें 5,000 के लगभग 5,000 के करीब स्टैचू है, मूर्तियां हैं, लेकिन ये क्यों बना, क्या बना, ये तो खास बात है कि जो वेस्ट मटेरियल थे, जो है ना गार्बेज है ना, उससे बनाया गया है। क्यों बनाया गया, उसके पीछे की अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल इकोनॉमिक अगर समझा जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं जो हमारे आसपास में अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको पढ़ने मतलब किताबों की जरूरत नहीं होती है। हम जब जा रहे हैं देखने, उन्हीं से जो है ना हम इस पे सवाल जवाब, उन पे गहराई से विचार कर सकते हैं, और यही हमारे लिए संसाधन हो सकता है, यही हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है, और इस पे हम पढ़ना लिखना और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना सीख सकते हैं। जी मैम। जैसे हमने कहा है, मजेदार है एक, अगर आप लोग भी कोई गेम खेलिए या देखिए तो कोई भी कैलेंडर से 3 चीज जो है ना, 3 नंबर, जैसे कि 14, 15, 16, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, अगर हम इसको सीक्वेंस में देखते हैं ना तो 7 के एक डायगनली जाएंगे तो 15 है, और 15 के डायगनली 24 है, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 23 है। तो 7, 15, 22 और 23, 45, और 20 में नंबर क्या है, 15, यानी कि उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 हो जाएगा। आगे पीछे करके देखिए, 9, 15, 21, 21 और 9, 30 और 15, 45, 15 तिहाई 45। मजेदार गेम है ये जो है ना, और वो गेम आप खेलते रहिए ना, इस तरह के कैलेंडर में जो है ना इतने पैटर्न आपको मिल जाएंगे, आप खत्म ही नहीं होगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, अभी असर ने एक सर्वे किया था बियॉन्ड बेसिक, जिसमें हम सबको पता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जैसे कि एग्जांपल होता है ना कि सारे पेरेंट्स को ये पता होता है कि किसी शर्ट की कीमत अगर 300 रुपये है और उस पे जो है ना 10% डिस्काउंट है तो वो कितना डिस्काउंट होगा, ये सबको पता होगा। सब लोग बोलेंगे, वो वापस लेंगे कि 300 रुपया, 30 रुपए, 10% है तो 30 रुपया वापस करो। लेकिन जब ये सर्वे हो रहा था, अच्छे खासे बच्चे जो है ना, जो 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे थे, वो इसका जवाब नहीं दे पाए। ये हमारे लिए चैलेंज है। तो ये जो हम मॉल में देखते हैं या दुकानों में देखते हैं, या हम अपने घर के रैपर्स में, सामान्य जो रैपर्स हैं, उससे सवाल जवाब अगर बनाएं, उस पे डिस्कशन करें, इसके लिए हमें कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, जो ये हमारे पास अवेलेबल है, इससे हम अपने बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ ईच फूड आइटम, कितने न्यूट्रिशन है उसमें, व्हाट शुड बी प्रेफर्ड, व्हाट दे वुड to eat, why they can justify what their choice is. उसमें लिखे होते हैं, कभी हमने उसको ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की कि वो कब ये जो है ना एक्सपायर कर गया, एक्सपायरी डेट है कि नहीं अभी बचा हुआ है, उसमें सब कुछ डेट लिखा रहता है। अगर उस पर ध्यान दीजिए और उस पर सवाल बनाइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, तो पढ़ना लिखना यही है। पढ़ना लिखना का ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो है कुछ अक्षरों को जोड़ करके पढ़ना है। हमें पढ़ने का मतलब ये है कि हम वो अक्षरों को जोड़ करके पढ़ें, उस पे हम और दूसरे तरह का एनालिसिस, ये जो इंफॉर्मेशन जो है ना इकट्ठा करें, उस पे एनालिसिस करें, उस पे विचार करें और उस पे अपनी राय दे सके, तब जा करके पढ़ना लिखना होगा। उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इस्तेमाल करें अपने लाइफ में उसका। यस, आगे मैम। हम अभिभावकों के लिए कुछ सजेशन है। लोगों को लगता है कि पढ़ना लिखना, हम पढ़े लिखे, मेरा तो ये मानना है कि जो मैंने अभी उदाहरण लिया उसके लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप पढ़े लिखे हो या आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनकी जरूरत है कि उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, वाद विवाद कीजिए, चर्चा कीजिए। उनकी इससे क्या, उनकी भाषा डेवलप होगी, उनके लैंग्वेज डेवलप होगी।
जो कि उनके पढ़ाई लिखाई में ज्यादा यूजफुल होगा। उनको कहानियां सुनाइए, उनको लोरी गीत सुनाइए, उन कहानियों पर उन पे बातचीत कीजिए, उनसे सुनिए कहानी, उन पे सवाल जवाब कीजिए। ये उसको पढ़ करके लिख कर पढ़ने लिखने की समझ में मदद मिलेगी। आप ये सब करेंगे तो हम डैम श्योर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभिभावकों को भी मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आएगा। ये जो हमें मौका मिला है कि घरों में हम लोग हैं, एक साथ हैं, उसमें जो है ना एक साथ रह करके अभिभावक और बच्चे जो है ना पढ़ने लिखने से जुड़े और उसमें एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को मदद करें, कैसे बच्चे पढ़ना लिखना सीख सकते हैं वो उसकी सहायता कर सकते हैं। ये बहुत, अगर इसको लगातार तौर पर करें तो बहुत मजा आएगा। बच्चों को मौका दीजिए, उन पे फेथ रखिए, उन पे ट्रस्ट रखिए, बच्चा जरूर जो है ना आगे बढ़ेगा और इसके लिए एक मजेदार एक्टिविटी होगी। बस उसकी जरूरत है कि उनके साथ ये मौका बिताया जाए, उनके समय बिताया जाए। जी, थैंक यू मैम। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग जो है ना इस्तेमाल। जी 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 वर्ल्ड बुक डे है आज, तो पेरेंट्स को ये भी हम मोटिवेट कर सकते हैं कि अपने बच्चों को हर महीने एक नई किताब लाके दें, अलग अलग विषय की, और इकट्ठे पढ़िए एक साथ पूरा परिवार। एंड दे कैन डिस्कस आफ्टर दैट कि इस बुक से हमें क्या फायदा हुआ, अगली बार कैसी बुक लेकर आनी है, ये रिजेक्टेड है या सिलेक्टेड है, या इसमें से हमने क्या बहुत बढ़िया। और सर एक 30-30 स्टेम प्रोग्राम के बारे में हम पेरेंट्स को बता दें कि हर संडे 4 से 5 बजे एक प्रोग्राम आता है, यूट्यूब चैनल है CCL IITGN, दैट इज क्रिएटिव सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग ऑफ IIT गांधीनगर। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप रेगुलर सेशंस अवेल कर सकते हैं साइंस और मैथ्स के। वो मैजिक, व्हाट इज द मैजिक ऑफ साइंस एंड मैथ्स, उसकी क्या मिस्ट्रीज हैं, क्या एक्साइटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में बच्चों को समझाया जाता है। सॉरी, तो आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट पेरेंट्स कि उस सेशन को कभी मिस ना करें। 4 से 5 बजे हर एतवार। उसका 2nd सीजन चल रहा है और अभी इस अप्रैल को 12वां एपिसोड, 18 अप्रैल को 12वां एपिसोड आया था। तो हर संडे ये 4 से 5 आता है। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि 4 से 5 अपना समय लॉक कर लीजिए और उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बच्चों के लिए होमवर्क्स भी होते हैं, लाइव क्वेश्चनिंग के अपॉर्चुनिटी भी होती है, और इनके जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये सारे टॉपिक उनके करिकुलम से उठाए गए हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बियॉन्ड द बुक्स है या बियॉन्ड द करिकुलम है, बच्चा टाइम वेस्ट करेगा। पेरेंट्स कई बार ना करिकुलम की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि जो सिलेबस से रिलेटेड है वो करवाएं। तो ये सभी सेशंस हर क्लास के करिकुलम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करके बनाए गए हैं, और एक भी आप अगर अटेंड कर लेंगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। यू वुड लव टू सी देम। 30-30 स्टेम प्रोग्राम, 3030 स्टेम प्रोग्राम, IIT गांधीनगर। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम आप चैट बॉक्स में इसको अगर लिख देंगे तो पेरेंट्स नोट कर पाएंगे। और वैसे भी स्कूल्स की तरफ से सभी पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे ये जानकारी भेजी जा रही है। सभी स्कूल चंडीगढ़ के जो हैं वो भेज रहे हैं, और बाद में क्योंकि ये हमारे यूट्यूब चैनल पे रहता है वीडियो, ये आप लोगों का वीडियो बाकी देश के जो पेरेंट्स हैं और लोग भी देख पाएंगे, तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी ये जानकारी। तो इस तरीके से जो सारी चीजें हैं उनको बेहतर और आसान तरीके से समझाया जाता है 30-30 स्टेम प्रोग्राम में। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है ये। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। और अभी आई थिंक वक्त भी हो चला है, सब लोगों को शायद थोड़ी भूख भी लगाई हो। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनका कोई सवाल है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। We will have another couple of minutes. तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Good afternoon, ma'am. I am Shangrila from Delhi Public School, Chandigarh. I'm a parent and a counselor too. So I don't have any question, but I would like to congratulate and all the efforts that is done.
मतलब मैं शुरू से इस प्रोग्राम को पूरा सुन रही हूँ, पूरा 1 आवर जो मैम ने बोला, सर ने, एंड बिलीव मी इतने सिंपल तरीके से उन्होंने इतने सारे टेक्निक्स हमें बता दी कि लाइक अगर हम भी आगे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं एज अ टीचर्स, so this is definitely going to help me, and I'm sure if I'll share it with my teachers, they will definitely take it into consideration. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. It is Yeah, so encouraging. Thank you so yeah. much. Thank you, ma'am. Anybody else who would like to ask any question? कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, आप शेयर करना चाहें, कुछ आपको अच्छा लगा हो, रिसोर्स पर्सन को भी अच्छा लगेगा, हम कभी कभी अच्छी लगती है तारीफ भी, और कुछ नहीं अच्छा लगा आप वो भी कह सकते हैं. Critical thinking. Yes. We need to see it from all sides. Yes, yes. So anyone who would like to say something, or we can just wind up this session. We have at least few people with us. So thank you sir and thank you ma'am for this wonderful session. बहुत बहुत शुक्रिया. और पूरे सेशन से जो निकल के बात आई, अगर मैं कंक्लूड करूं उसको कुछ शब्दों में, तो बहुत जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रखें. बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों से बात करें. बहुत जरूरी है हम उनको समझने की कोशिश करें. आजकल जो ये जनरेशन गैप की बात बहुत ज्यादा हम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि माँ बाप और बच्चों में बातचीत ही नहीं होती है. सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उनकी आपस में ये सब बातचीत नहीं होती है. नहीं तो जो आप लोगों ने बातें की वो कोई ऐसी बातें नहीं है जिसको हम आउट ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे. ये सारी बातें हमारे घरों में जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप के साथ भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे कहीं वो गैप बढ़ता जा रहा है और हमें वो गैप कम करने की जरूरत है. और एक जो हर कहते हैं आपदा में कुछ अच्छी चीज भी आपको नजर आ जाती है कभी कभी. तो कोरोना में सबसे जो अच्छी बात यह है कि हम अपने घरों में वक्त बिताने का हमें मौका मिला है. सब लोग आपस में मिलके रेसिपीज बना रहे हैं, खूब सारी बातें कर रहे हैं, पुराने गेम्स हम आपस में खेल रहे हैं. तो उन सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है. और मैं पेरेंट्स को स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप नोट करें इस चीज को कि जो आप पहले थे कोरोना के लॉकडाउन से और जो अब हैं, उसमें आपके और आपके बच्चों के रिलेशनशिप में, उनकी कम्युनिकेशन में क्या फर्क आया और उससे आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में क्या फर्क आया. तो आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे, बहुत कुछ चीजें नोटिस कर पाएंगे कि कितनी अच्छी चीजें भी हुई हैं. So with these words, I would again request all the parents who are with us on this platform. सब लोग वो जो हमें लाइव देख रहे हैं, कुछ 1000 के करीब पेरेंट्स अभी हमें लाइव देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे ऑफिस के लोग जो हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम को जो आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, उनका, आशीष, हनीश, सबका शुक्रिया. हमारे सारे ऑफिसर्स जो हमेशा हमारी पीठ थपथपाते रहते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमारे चेयरमैन, हमारे डायरेक्टर्स, SCRT, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, सब हैंड होल्डिंग के साथ जो हमें एनकरेज करते हैं, हमारी हैंड होल्डिंग करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन सबका शुक्रिया. और एक इंसान जिसका शुक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है वो है हमारी सुदेश मैम, जो इस प्रोग्राम को लाइव चलाने के लिए हमेशा हमारी बहुत ज्यादा मदद करती हैं. और कोई भी सर्कमस्टांसेस हो उनके घर में या ऑफिस में, वो हमेशा इस प्रोग्राम के पीछे खड़ी रहती हैं, बिल्कुल एक साइलेंट वर्कर की तरह. So thank you Suresh ma'am for once again for putting this live. Thank you everyone for watching. Stay home, stay happy, follow all the protocols. May we come out of this adverse situation very soon. और भगवान करे हम फिर से स्कूलों में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ पढ़ें, लिखें और सीखें. Thank you very much once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.